वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सूरज जायसवाल है और मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में पोस्टेड हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी जो इस वक्त ग्रेजुएशन कर रहे हैं और किसी भी कारण से अगले साल एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, और तो उनकी डिमांड आ रही थी कि सर आप सीजीएल 2025 के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो बनाकर दीजिए ताकि वे पहले अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ऑफिसर की पोस्ट पर लग सकें। ठीक है, तो आपको बता देना चाहूँगा ये जो मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो यूट्यूब पर ऑलरेडी सीजीएल 2025 के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो डाली गई है उन सबको अच्छे से देखने के बाद और एनालिसिस करने के बाद उनके जो अच्छे पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा जो मेरा खुद का और मेरी टीम का खुद का जो 3-4 सालों का एक्सपीरियंस रहा है एसएससी सीजीएल का और एसएससी के डिफरेंट एग्जाम का, उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में अक्सर आते रहते हैं डाउट के रूप में, तो उन सभी का आंसर मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो फिर ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्या है, व्हाट इज एसएससी सीजीएल। ठीक है, एसएससी जिसे हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम में ली जाती है वो आखिर है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद क्यों आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए, वाई एसएससी सीजीएल। देखिए एग्जामिनेशन तो बहुत हैं, जैसे आप बैंक का एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो, आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा सकते हो। ठीक है, आप अदर डिफरेंट किसी भी एग्ज़ाम्स का या फिर प्राइवेट जॉब कर सकते हो, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए इस एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, इसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो तो आपको कब इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, व्हेन वन शुड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न को, एक डिटेल डिस्कशन किया जाएगा इस पर कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कोचिंग करना चाहिए या सेल्फ स्टडी से जाना चाहिए। ठीक है, इस पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो रहेगा बुक और रिसोर्सेज का, कि कौन से बुक्स को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए आपके एग्ज़ाम को लेकर। इसके बाद आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि पहले अटैम्प्ट में ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लो। देखिए अगर आप जो सबसे अच्छा होता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो सबसे अच्छा होता है कि आप पहले अटैम्प्ट में उस एग्ज़ाम को क्रैक करके उससे अपना पीछा छुड़वा लीजिए। नहीं तो जब बच्चे फंस जाते हैं ना तो लगातार 2-3-4 अटैम्प्ट देने पर उनके लाइफ का अच्छा खासा समय बर्बाद हो जाता है। ठीक है, 4 से 5 साल उनका कब लाइफ का उनके ये यंगर एज का बर्बाद हो जाता है, उनकी जवानी का 4 से 5 साल बहुत कीमती होता है जो कि बर्बाद हो जाता है ऐसे एग्ज़ाम को लेकर। तो आपको कोशिश करना है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज़ रखा हुआ है। ठीक है, ये सरप्राइज़ क्या होगा वो आपको लास्ट में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि सरप्राइज़ आपको बहुत मोटिवेट करने वाला हुआ। ठीक है, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने तैयारी को अच्छे से कर पाइएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि क्या है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, व्हाट इज एसएससी सीजीएल। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए एसएससी स्टैंड करती है आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रूप में, जो कि एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज है उनमें स्टाफ की भर्ती करने के लिए। और ये स्टाफ कौन होते हैं, स्टाफ ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पर भर्ती ली जाती है। ठीक है, ये कंडक्ट करती है एग्जाम ग्रेजुएट लेवल पर जिसे सीजीएल कहा जाता है। फुल फॉर्म इसका होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इसके बाद इसकी एग्ज़ाम जो आप क्रैक कर लेते हो तो आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में ग्रुप बी या ग्रुप सी की पोस्ट पर आप तैनात होते हो। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन ही है और किसी भी स्ट्रीम में अगर आप आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने नॉर्मल बीएससी बीएससी बीए या फिर आपने स्पेशल बीटेक भी कर रखा हुआ है। ठीक है, तो आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। और बात करें कि इसकी डेट की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो अभी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है कुछ महीनों में, अभी इसका हाल ही में फॉर्म फिलअप कराया गया है। ठीक है, और इसका जो अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम शेड्यूल है वो सितंबर या अक्टूबर में है। ठीक है, एसएससी के द्वारा बताया गया कि सितंबर या अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिया जाएगा ना, यानी कि टियर 1 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद जो टियर 2 का एग्ज़ाम होगा वो मोस्ट प्रॉबली दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा।
और इसका जो रिजल्ट होगा, जो पिछले बार की तरह अगर हम लोग अनुमान लगाएं तो पिछले बार की तरह अगर रिजल्ट आ जाता है तो इसका मार्च अप्रैल में इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और इसकी ज्वाइनिंग आपको जून जुलाई या अगस्त तक में करवा दी जाएगी। तो बात करें CGL 2025 का टाइमिंग क्या हो सकता है, तो देखिए अभी हालांकि जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न बदला है। पहले क्या हो रहा था कि एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो रहे थे CGL 2022 के पहले, उसके बाद CGL 2022 के बाद एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजेस किए गए और मिशन रिक्रूटमेंट करके एक स्कीम चलाई गई गवर्नमेंट की तरफ से कि काफ़ी तेज़ी से जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं सरकारी भर्ती के लिए उनको उनमें तेज़ी लाई जाए और लोग बच्चों का जो सिलेक्शन जल्दी से जल्दी करवा कर उनकी ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी करा दी जाए, जो कि आप रोजगार मेला के नाम से आपने सुन रखा होगा कि गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। तो अगर इसके मद्देनज़र रखा जाए तो CGL 2025 का एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे लगता है आप ये मान कर चलो कि मार्च 2025 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मार्च 2025 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जहाँ तक आपका प्रीलिम्स का बात है वो जून जुलाई में आप मान कर चलो, ठीक है, या फिर उससे पहले भी हो सकता है। देखिए ये टेंटेटिव है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला, लेकिन आपके लिए जो बेटर है वो मैं बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम मान के चलो कि मार्च से लेकर जून जुलाई तक। मार्च में आपका अगर फॉर्म भरा दिया जाता है तो जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और मेंस का एग्ज़ाम जो उसके बाद आपका होगा वो जाकर सितंबर तक में हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसके पहले भी हो सकता है। इसके लिए भी आप कमर कस कर चलिए। ओके, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि क्यों आखिर SSC CGL का एग्ज़ाम आप लोग दो, वाई यू शुड चूज SSC CGL फॉर योर कैरियर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो SSC CGL से आप जब जाते हो तो आपको जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है वो काफ़ी शानदार होती है, ठीक है। आपकी जो फैबुलस कैरियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, आपकी जो डायरेक्ट एंट्री होती है वो गवर्नमेंट जॉब में वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट पर होती है, ठीक है। ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट में भर्ती होने के बाद आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि आप ग्रुप ए ऑफिसर के रूप में रिटायरमेंट तक आप सर्व करोगे गवर्नमेंट को, ठीक है। ग्रुप ए तक आप रिटायरमेंट तक पहुँच सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। इसके बाद जब आप देखिए ग्रुप ए एग्ज़ाम के लिए आपको UPSC का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम माना जाता है, लेकिन आप UPSC का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। इसलिए आप अगर CGL का एग्ज़ाम क्रैक करके इस फील्ड में एंटर कर जाते हो तो आप आराम से रिटायरमेंट तक ग्रुप ए ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है। इसके बाद बात करूँ जो लाइफ होता है इस जॉब में वो काफ़ी पीसफुल होता है इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स, ठीक है। चाहे आप वो बैंक का जॉब देख लीजिए या फिर रेलवे का जॉब देख लीजिए, इन सब जॉब्स के कंपैरिजन में जो SSC CGL का जॉब होता है काफ़ी पीसफुल होता है। इसमें आपको मोस्ट ऑफ द जॉब्स में आपको डेस्क जॉब होता है, आपको आराम से ऑफिस में AC ऑफिस में बैठकर काम करना होता है। 9 to 5 का जॉब माना जाता है। इसमें भी आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको एक्स्ट्रा। आप अपना अदर तो कुछ काम भी कर सकते हो इस जॉब में रहते हो, आप आगे तैयारी कर सकते हो। इस तरह से देखा जाए तो आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है इस जॉब में SSC CGL के जॉब में वो काफ़ी पीसफुल होता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी जॉब से कंपैरिजन कर लीजिए, आप प्राइवेट जॉब से, रेलवे की जॉब से या फिर बैंक की जॉब से, किसी भी जॉब से कंपैरिजन करने के बाद आपको ये निष्कर्ष ही निकलेगा कि जो CGL का जॉब होता है काफ़ी पीसफुल होता है, ठीक है। इसमें आपको सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिए कि आपका सैलरी जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि आप ग्रेजुएट लेवल जॉब कर रहे हो, ठीक है। वो आप एक ग्रेजुएट लेवल जॉब में एंटर कर रहे हो तो आपकी सैलरी भी एक ठीक ठाक होगी और लाइफ आपका बिल्कुल पीसफुल होगा। इसके बाद अगर बात करें जो CGL का एग्ज़ाम होता है वो बेस्ट होता है फर्दर स्टडीज़ करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जो CGL की जॉब में आते हैं। आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों के बारे में जो CGL के जॉब में लगते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हैं, ASO की पोस्ट पर लगते हैं और उसके बाद वो UPSC की तैयारी करके बड़े आराम से UPSC का एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। UPSC का एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए अगर आप UPSC जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर आप कुछ भी काम करना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा समय मिलता है, आपका सैटरडे संडे ऑफ मिलता है। सबसे बड़ी बात आपके सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिएगा। आपके पास एम्पल टाइम होता है कि आप अपने आगे करियर पे कुछ ध्यान दे सकते हो, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग कर सको, ठीक है। इसके बाद यहाँ इसमें जो पोस्ट होती है कुछ पोस्ट बहुत चार्मिंग होती है। जैसे मैं आपको बता दूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट बहुत हाई डिमांडिंग पोस्ट होता है। ASO इन ME, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय में जब ASO की जॉब में लगते हो ना तो आपको जो भारत सरकार की डिफरेंट एम्बेसी होती है दूसरे देशों में वहाँ आपको सर्व करने का मौका मिलता है और वहाँ आपको जो सैलरी मिलती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो आपको एक एवरेज 25 से 30 लाख की
सैलरी भी मिल सकती है इस जॉब में, ठीक है। वहाँ बहुत सारे आपको अदर अलाउंस मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको एक अदर पासपोर्ट दिया जाता है जो कि नॉर्मल सिटीजन से डिफरेंट होता है, वो काफ़ी पावरफुल पासपोर्ट होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसके अलावा आप सेंट्रल सेक्रेटरीट यानी कि केंद्रीय सचिवालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर लग सकते हो, और आगे चल के आप सेक्शन ऑफिसर अंडर सेक्रेटरी ऑफ द टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अगर आप सही एज में इस जॉब में एंटर कर जाते हो तो आप ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर भी जा सकते हो, ठीक है। ज्वाइंट सेक्रेटरी का मैं बता दूँ, जो जब बच्चे कोई यूपीएससी के बच्चे एग्जाम को क्रैक करके एज ए आईएएस लगते हैं, ठीक है, सबसे टॉप की पोस्ट लेते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, और उसके बाद जब उनका सर्विस 15 से 20 सालों का हो जाता है तब वो किसी डिपार्टमेंट में जाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट को हासिल करते हैं। तो इस तरह से अगर आप सीजीएल का एग्जाम क्रैक करके सही समय पर एएसओ इन सीएसएस लग जाते हो तो आप एक समय तक रिटायरमेंट तक अपने जरूर ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट तक चले जाते हो, ठीक है। इसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, आपने देखा होगा वीडियोज़ में कि इनको वर्दी मिलती है पहनने के लिए जिसमें 3 स्टार लगे होते हैं, ठीक है। जो उन वर्दी तो हमेशा पहनने के लिए नहीं होती है वो, लेकिन एक वो चार्म बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में, ठीक है, एक खाकी वर्दी का। एक्साइज इंस्पेक्टर जिसे जीएसटी इंस्पेक्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट होती है, ठीक है, डबल ओ जिसे बोला जाता है, या तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर रहेगा या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर रहेगा। ये आपकी एसएससी सीजीएल की एकमात्र गैजेटेड पोस्ट होती है, ठीक है। गैजेटेड पोस्ट मतलब राजपत्रित अधिकारी के रूप में आप भारत सरकार को सेवा देते हो। राजपत्रित अधिकारी आप जानते होंगे, जब भी आपने बचपन में किसी गैजेटेड ऑफिसर से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाया होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको अगर किसी को एग्जाम देने आप जाते हो तो उसमें डिमांड किया जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज को किसी न किसी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा के लाओ। तो वो जो गैजेटेड ऑफिसर होता है वो उसी रूप में आप इस पोस्ट पर डायरेक्ट आपकी भर्ती होती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग पोस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बच्चों को, ठीक है। इसके ग्रेड पे भी सबसे ज़्यादा होती है, 4800 ग्रेड पे होती है, ठीक है। और इसमें सैलरी भी आपकी अदर पोस्ट से कहीं ज़्यादा होती है। तो इस तरह की कुछ पोस्टें होती है। बात करें, देखिए आपके ऑफिस आपको कैसा मिलता है। देखिए इसमें जो आपको सीजीएल के एग्जाम में आपको जो ऑफिस होता है, जो आपने ऐसे फिल्मों में देखा होगा कि जो टूटी फूटी सरकारी ऑफिसेज होती हैं, वैसा नहीं होता है। एक हाई क्लास आपको ऑफिस मिलता है काम करने के लिए, जिसमें अच्छे से एसी लगा होता है, आपका जो चेयर टेबल होता है काफ़ी अच्छे कंडीशन में होता है, आपको अच्छे से कंप्यूटर प्रिंटर सब कुछ मिलता है। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो, जो एक्साइज इंस्पेक्टर को यहाँ पर दिया जाता है वर्दी पहनने के लिए, उनके कंधे पे ये 3 सितारे चमकते हुए रहते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बच्चों को। जब आप एक्साइज में, प्रिवेंटिव ऑफिसर में या फिर कस्टम इंस्पेक्टर के रूप में जाते हो तो आपको इस तरह से वर्दी पहनने के लिए मिलती है। किसी में खाकी वर्दी होती है, प्रिवेंटिव वगैरह में प्रिवेंटिव, और कस्टम में आपको वाइट वर्दी पहनने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये आपका ऑफिस होता है जब आप सेक्रेटरीट में ज्वाइन करते हो। जब आप एएसओ में ज्वाइन करते हो, एएसओ सीएसएस में, तो आपको इस तरह की ऑफिस में आपको डेली जाकर काम करना होता है कि बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा माहौल होता है, देखने में आपको मज़ा होता है, क्योंकि ये बिल्कुल राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ये सब के बिल्कुल पास में होती है आपकी ऑफिस, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये आपकी ऑफिस में बता दूं, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ऑफिस है, ठीक है। एमईए की ऑफिस है। जब आप एसओ एमईए जाती हो तो ये आपका हेडक्वार्टर होगा। देखिए कितना सुंदर ऑफिस है, और अंदर का माहौल भी बहुत अच्छा होता है। एक मतलब कि पहले जैसा नहीं है कि आपकी ऑफिस होगी वो टूटी फूटी होगी, अंदर का माहौल बिल्कुल शानदार होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। ये आप देख सकते हो, ये आपका दिल्ली में सीएजी की ऑफिस है, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जब आप डबलओ ज्वाइन करते हो तो ये आपकी ऑफिस होती है, ठीक है। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में तो बहुत आपने सुन रखा होगा, रेड मूवी आपने देख रखी होगी, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में जब आपकी बहाली होती है तो आप जाकर ये सब रेड वगैरह में रेड वगैरह के पार्ट बन सकते हो, और बहुत सारे काम वहाँ पर होते हैं जो आपको बहुत इंटरेस्ट जगाएंगे, आपके कैरियर में बहुत चार चांद लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्यों एसएससी सीजीएल का जॉब लेना चाहिए, और कैसे ये आपके कैरियर को बहुत आगे ले जाने की क्षमता रखता है, ठीक है। आप ग्रुप बी या ग्रुप सी में इन डिपार्टमेंट्स में भर्ती होते हो, आप ग्रुप ए की पोस्ट तक जाते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा जॉब मानी जाती है कंपैरिजन टू अदर एग्जामिनेशंस लाइक रेलवे, बैंक्स एंड एनी अदर, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो देखिए हमारे क्वेश्चन में बनता है कि अगर आप, ठीक है, आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम ये डिसाइड हो गया कि आपको देना है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको कब ये प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट कर देनी चाहिए। खासकर जब आप अगर एसएससी सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन आपको कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर तो देखिए यहाँ पर मैं एक कंडीशन मान के चलता हूँ कि एक तो आपका ग्रेजुएशन में आप हो अभी, ठीक है, आप अपियरिंग में हो सकता है आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में हो, ठीक है।
या फिर बीटेक कर रहे हो तो अपने फाइनल सेमेस्टर में हो, या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तब तो आपको अभी से बिल्कुल तैयार होना चाहिए, ठीक है। आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए अभी तक। और अगर आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, तो आपको ये एग्ज़ाम की तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। खासकर 2025 की बात करें, क्योंकि 2025 का जो एग्ज़ाम होगा अगले साल काफ़ी जल्दी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मैंने आपको टेंटेटिव एक डेट बताया कि जुलाई में आपका प्रीलिम्स हो सकता है ये मार्च में ही हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रखिएगा, क्योंकि अगले साल काफ़ी ज़्यादा इलेक्शंस होने वाले हैं डिफरेंट स्टेट्स में। तो हो सकता है गवर्नमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को काफ़ी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। और इस एग्ज़ाम के लिए कम से कम आपको 9 से 12 महीनों का अच्छी तैयारी होनी चाहिए। आपको 9 to 12 मंथ्स इसके प्रिपरेशन में देना चाहिए, जिसमें से आपको लगभग 6 से 8 महीने आपको लग जाते हैं आपको सिलेबस कंप्लीट करने में, ठीक है। अगर आप अच्छे से सही से पढ़ते हो, स्ट्रैटेजी बना के पढ़ते हो, सही से प्लानिंग करके पढ़ते हो, तो 6 से 8 महीने में आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 से 4 महीने आपको जमकर प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी होती है, PYQ सॉल्व करना होता है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अभी बहुत अच्छे स्टेज में हो, आपको अभी से ही इस जो एग्ज़ाम की तैयारी कर देनी चाहिए और सीरियस वे में तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आपने तैयारी शुरू कर दी, आप आराम से इसको टाल कर करो, नहीं। अगर आप अपने ग्रेजुएशन में एंटर कर चुके हो, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, तो आपके पास अब समय कम बचा है और तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप जल्दी इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और जितना ज़्यादा जल्दी आप ग्रुप बी या ग्रुप सी की पोस्ट पर लगे हो, उतना ही ज़्यादा आपका कैरियर का अपॉर्चुनिटी जो होगा वो काफ़ी एक्सेलेंट होगा, ठीक है। उतना जल्दी आप ग्रुप ए की पोस्ट तक पहुँचोगे, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। फिर आगे क्या है, आगे देखिए, आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है SSC CGL का। तो बात करें सबसे पहले, देखिए SSC CGL का जो एग्ज़ाम होता है, पहले जो 2022 के पहले इसका पैटर्न कुछ और था। उस समय काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक पैटर्न था, काफ़ी कम्प्लेक्स पैटर्न था, जिसमें 4 टियर होते थे, ठीक है। हम लोगों ने यही इस तरह का ही पैटर्न में एग्ज़ाम दे रखा है हम लोगों ने, और वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता था, काफ़ी टाइम लगता था इस तरह के एग्ज़ाम को कंप्लीट होने में। 2022 के पहले जो 21 का एग्ज़ाम हुआ, 20 का एग्ज़ाम हुआ, 19 का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें 4 टियर होते थे। लेकिन 2022 से क्या हुआ, 2022 से इसको अपना जो पैटर्न है उसको काफ़ी हल्का किया गया, सिर्फ 2 टियर आपको दिए गए, ठीक है। उसमें से भी टियर 1 जो आपका होता था उसको क्वालिफाइंग बना दिया गया, यानी कि उसके मार्क्स आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी कर दिया गया पैटर्न को। बात करते हैं अब इसके पैटर्न की। देखिए, जो टियर 1 होता है, इसमें जो दोनों एग्जाम होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, जिसको शॉर्टकट में CBE कहा जाता है, ठीक है। जो टियर 1 एग्जाम होता है उसकी ड्यूरेशन होती है आपको सिर्फ 60 मिनट की होती है, सिर्फ 1 घंटा आपको दिया जाता है, ठीक है। 1 घंटा में ही आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। जो सेक्शंस होते हैं इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। 4 सेक्शन में पहला आपका होता है रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का सेक्शन होता है जिसमें आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको जो मार्क्स मिलते हैं आपको 50 मार्क्स से होता है, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का। इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस या फिर आप GK GS भी कर सकते हो, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड होता है। इसके आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका भी मार्क्स 50 से होता है। इस तरह से फिर आप आगे बढ़ेगा तो आपको क्वांट का पेपर मिलेगा, यानी कि मैथमेटिक्स का पेपर मिलेगा। इसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स दिया जाता है। लास्ट में आपको इंग्लिश का सेक्शन मिलता है। इंग्लिश सेक्शन में भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और मार्क्स इसका 50 होगा, ठीक है। इस तरह से जो टोटल एग्जाम होता है आपका टियर 1 का, वो होता है 100 क्वेश्चंस का, और जो मार्क्स अलॉटेड होते हैं इसके लिए 200 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग का। तो नेगेटिव मार्किंग जो आपका होता है 0.50 मार्क्स, ठीक है। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका 2 मार्क्स कट जाएगा, यानी कि एक सही क्वेश्चन आपका बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो इसका एग्जाम पैटर्न होता है टियर 1 का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग करने की वजह से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक सकता है। तो 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर दोगे तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टियर 2 का क्या पैटर्न। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये रह गई कि ये जो टियर 1 का होता है पेपर, वो क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया। 2022 से इसे क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है कि मतलब आप इसमें कितना भी स्कोर कर लो, आप अगर 200 मार्क्स का एग्जाम है तो आप 150 स्कोर करो, 190 स्कोर करो, कोई मतलब नहीं। जो कट ऑफ निकलेगा उससे ज़्यादा नंबर आपको होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका नंबर जो होता है फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप देखिए इसमें 2 पोस्ट अलग से होती हैं, एक होती है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की, और दूसरी जो होती है वो AA की होती है, ठीक है। एक पोस्ट आपको मिलती है JSO की
और एक होती है डबल AO की, ठीक है। इनका जो पेपर होता है इनके लिए आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना होता है, ठीक है। और इसके लिए जो टियर 1 का कट ऑफ निकलता है वो अलग से निकलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको टियर 1 में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ता है इन पेपर्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप नॉर्मल इन दोनों पोस्ट के अलावा जो नॉर्मल कट ऑफ निकलती है वो अगर 140 मार्क्स जाती है, तो जो इनका टियर 1 का जो आपका कट ऑफ निकलेगा वो 160 मार्क्स के करीब होगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना पड़ता है टियर 1 में इन पेपर के लिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, जो कि एक शॉर्टकट होते हैं ताकि आप गेस्टेड ऑफिसर के रूप में डबल AO के रूप में गवर्नमेंट को ज्वाइन करो और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जिसकी ग्रेड पे 42 होती है उस पोस्ट को हासिल करो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फिर आगे चलकर कंपटीशन कम हो जाती है, तो इसका ये बेनिफिट होता है टियर 1 में ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। बाकी आपको ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में टियर 1 के नंबर काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना टियर 2 की बात करते हैं, क्योंकि टियर 2 ही इंपॉर्टेंट है और टियर 2 के एग्जाम मार्क्स ही आपको ऐड किए जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो अगेन टियर 2 का जो मोड होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, CBE होता है ये, और इसमें अब काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो पेपर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है ऑल पोस्ट के लिए। इसमें 2 पेपर आपको देखने को 3 पेपर देखने को मिल जाएंगे। एक पेपर 1 तो आपको ऑल पोस्ट के लिए कंपलसरी है, पेपर 2 आपका JSO के लिए होता है जो मैंने आपको अभी बताया, और जो पेपर 3 होता है वो होता है आपका डबल AO के लिए, ठीक है। तो पेपर ये आपका ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो इनका एग्जाम दे सकते हो अगर आपने क्वालिफाई किया है, आप चाहो तो इनका एग्जाम्स नहीं भी दे सकते हो, कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन पेपर 1 आपको देना ही देना है, ये कंपलसरी है। तो जो इसमें 2 सेशंस होते हैं, ठीक है, टियर 2 में 2 सेशंस होते हैं। जो पहला सेशन होता है सेम डे ही सारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है आपको, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला सेशन होता है उसमें आपको लगभग 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 2 घंटे का एग्ज़ाम में आपको 1 घंटा दिया जाता है मैथ और रीजनिंग के लिए, मैथ प्लस रीजनिंग के लिए, जो कि सेक्शनल टाइम होता है आपको 1 घंटा ही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और 1 घंटा जो आपका होता है वो आपका होता है इंग्लिश और GS के पेपर के लिए, ठीक है। आप एक सेक्शन ऐसा नहीं है कि आप एक अपना मॉड्यूल एक सेक्शन में समय बचाकर दूसरे सेक्शन में दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको मैथ और रीजनिंग के लिए 1 घंटा दिया तो आप मैथ और रीजनिंग को 1 घंटा सॉल्व कर लें, और उसके बाद जो आपका समय बचेगा वो आपका बेकार हो जाएगा, उसी समय में आपको सॉल्व करना है। फिर आपको 1 घंटा दिया जाएगा इंग्लिश और GS के लिए, ठीक है। सेम डे ही दिया जाएगा, तुरंत आपका एग्जाम शुरू हो जाता है। बात करें इसके पैटर्न की तो देखिए, जो आपको इसे मॉड्यूल 1 कहा जाए, 4 मॉड्यूल्स में बांटा गया है सेक्शन 1 को। तो मॉड्यूल 1 में आपका मिलता है आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, इसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 30 क्वेश्चन, इनका मार्क्स जो होता है देखिए, टियर 1 में हमने देखा कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था, लेकिन टियर 2 में जो है हर क्वेश्चन वो 3 मार्क्स का कर दिया गया, ठीक है। यानी कि 30 क्वेश्चन के लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे, वो 90 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह अगला जो मॉड्यूल आपको रहेगा वो रीजनिंग का रहेगा, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, और मार्क्स जो रहेंगे वो 90 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। 90 मार्क्स यानी कि 3 नंबर मिलेंगे आपको एक सही क्वेश्चन करने पर, ठीक है। और वहीं अगर इसके नेगेटिव मार्किंग की भी बात करेंगे, नेगेटिव मार्किंग में भी चेंज किया गया है। फिर इसके बाद देखिए आपका सेक्शन 2 शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका सेक्शन 1 घंटा खत्म होता है, आपका तुरंत सेक्शन 2 शुरू हो जाएगा। आपको उठने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आपको बीच में ब्रेक दिया जाएगा, उसी समय आपका सेक्शन 2 शुरू हो जाता है। सेक्शन 2 में जो आपका मॉड्यूल 1 होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन सेक्शन का। देखिए इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया गया, इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 45 कर दिए गए। इस तरह से देखिएगा आपको जो इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा है इस एग्जाम में, और इसके लिए जो मार्क्स हो जाएंगे इंटू 3 कर दीजिए तो 135 मार्क्स का ये आपको मॉड्यूल मिलेगा। इसके बाद जो आपको लास्ट मॉड्यूल मिलता है इस सेशन का, वो आपको मिलेगा 25 क्वेश्चन का आपको मिलेगा GK GS का, ठीक है। GK GS, और इसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर जो 25 क्वेश्चन होंगे टोटल, और इसका मार्क्स होगा आपका 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। जब ये दोनों सेक्शंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके पास सेक्शन 3 का पेपर आता है, जिसमें आपको मेंस के एग्जाम में कंप्यूटर टेस्ट देना होता है, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिया जाता है। इसके मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स, लेकिन ये जो होता है क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। क्वालिफाइंग यानी कि आपका इसमें एक कट ऑफ निकाल दिया जाएगा, और इस आपको सिर्फ कट ऑफ से ऊपर स्कोर करना होता है। आप जितना ज़्यादा भी स्कोर करो उसके कोई मतलब नहीं होता है, और उसका आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसमें ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसके मार्क्स, ठीक है। आपके मार्क्स जो इंक्लूड किए जाएंगे आपके जो ऊपर के 4 मॉड्यूल्स थे, ठीक है, यानी कि 2 सेक्शंस के, उनके मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में, ठीक है। ये जब आपका कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा तो फिर आपको उसके बाद ब्रेक दिया जाएगा, 1 घंटे या 2 घंटे का ब्रेक होता है। इसके बाद
आपको टाइपिंग टेस्ट सेम डे लिया जाता है अब के पैटर्न में, ठीक है। तो सेशन 2 उसके बाद स्टार्ट होता है, ब्रेक के बाद सेशन 2 आपका स्टार्ट होगा, जिसमें आपको डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी कि टेस्ट का परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको एक पेपर दिया जाएगा जिसमें लिखा होगा, या फिर अब तो पेपर नहीं दिया जाता है, आपके स्क्रीन पर ही आपके लगभग 2000 वर्ड्स आ जाते हैं, आपको उनको सिर्फ टाइपिंग करना होता है देखकर, ठीक है। आपको टाइपिंग का आई थिंक 15 मिनट का समय दिया जाता है CGL के एग्ज़ाम में, आपको टाइपिंग करना होता है। और जो विजुअली हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं उनको छूट दी जाती है कुछ टाइम में, ठीक है। तो इस तरह से आपको टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, सेम डे होता है एग्ज़ाम, और ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि आपको एक जो बेसिक कट ऑफ होता है उसको क्लियर करना होता है। इसका मार्क्स आपको किसी भी तरह फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो कैसे बनती है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, सिर्फ टियर 2 का ओनली टियर 2 मार्क्स विल बी काउंटेड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, और टियर 2 में भी किसका, सिर्फ सेक्शन 1 एंड 2 का, ठीक है, जिसमें आपको टोटल 4 मॉड्यूल्स होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS के, ठीक है। इन 4 मॉड्यूल्स का मार्क्स ही आपको आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपको उनके मार्क्स को ऐड किया जाएगा। तो ये जब टोटल मार्क्स हम काउंट करेंगे, देखिए अभी तक हमने देखा जो मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स का पेपर था उसमें आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे और जो मार्क्स होता था वो 90 का होता था। उसी तरह रीजनिंग में आपको 90 मार्क्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इंग्लिश आपका ज़्यादा वेटेज लगता था, 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स के, और फिर लास्ट में जो आपका GS का पेपर होता था उसमें 25 क्वेश्चन यानी कि 75 मार्क्स के होते थे, ठीक है। तो टोटल जब आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका 390 मार्क्स का ये पूरा चारों मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो जो आपका ये फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो 390 मार्क्स पे बनता है। इसके अलावा 60 मार्क्स होते हैं वो कंप्यूटर के क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, उसको ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। वहीं पेपर 2 और पेपर 3 की बात करें तो ये एक तरह से आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, अगर आप चाहो तो इनको दे सकते हो, नहीं चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। इनमें जो पैटर्न होता है वो पुराना पैटर्न ही है, जिनमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, और उसके बाद जो इसके मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें जो टियर 1 की नेगेटिव मार्किंग होती है वो सेम होता है, 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं नेगेटिव मार्किंग के रूप में, ठीक है। और जो ड्यूरेशन आपका होता है 2 घंटे का। सेम पैटर्न आपका WO का भी पेपर का होता है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स प्लस आपका अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स इन पे दिए जाते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन आपका वही 2 आवर्स का होता है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 0.5 मार्क्स ही होती है, ठीक है। यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपका एक क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बात करें जो आपका ये 390 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स दिए जाते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? देखिए, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है वो 1/3 होती है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है। ये आपका अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर दोगे तो आपका एक सही क्वेश्चन वो वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 0 पॉइंट नहीं, अगर आपका 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो आपको जो नेगेटिव मार्किंग मिलेगा एक क्वेश्चन गलत करें वो है 1 मार्क्स माइनस हो जाएंगे आपके, ठीक है, 1 मार्क्स घट जाएंगे। तो काफ़ी देखिए, आपका जो पहले एग्जाम लिए जाते थे 2022 से पहले, और अभी भी जो टियर 1 का एग्जाम होता है या फिर पेपर 2 पेपर 3 का एग्जाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, ठीक है। यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसमें जो आपका ये 4 मॉड्यूल्स में एग्जाम होता है उसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपका एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन वेस्ट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल संभल के चलना होता है, इन मॉड्यूल्स में ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेना होता है, ठीक है। तो ये था, हमने डिस्कस किया एग्जाम पैटर्न के बारे में। बाकी जो सिलेबस होता है, इसका सिलेबस आप जाकर सबसे ऑथेंटिक होता है कि आप SSC CGL का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। SSC CGL 2024 का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए जो अभी होने वाला है। इसमें आपको जो सिलेबस दिया जाएगा काफ़ी अच्छे से बताया रहेगा कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, कहीं से आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। मैं अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर भी पूरा सिलेबस डाल दूंगा, उसकी PDF, आप वहाँ जाकर उस सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कर जाइए, ठीक है। अगर आपके पास अभी समय, देखिए 2025 वालों को मैं खासकर कर रहा हूँ कि आपके पास अभी 1 साल का लगभग समय है, 1 साल से कम है, आपके पास 10 से 12 महीने का समय है। लेकिन
तो आपको इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको मैंने बोल दिया कि आपको सिलेबस देख लेना है तो आप आराम से छोड़ दो, सिलेबस जाकर आप देखो ही नहीं, लेकिन अभी जाकर आपका काम है कि आप ये वीडियो खत्म होने के बाद सबसे पहले सिलेबस आप जाकर डाउनलोड करोगे, एक बार सिलेबस को गो थ्रू। वो बोरिंग होता है सिलेबस देखना, मैं जानता हूँ, लेकिन आप एक बार सिलेबस को जरूर देखिए। मैं टेलीग्राम चैनल पर भी सिलेबस का PDF डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे जाकर उस सिलेबस को देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग आगे डिस्कस करना चाहेंगे वो है कि देखिए आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कोचिंग अच्छा है और कोचिंग अच्छी है या फिर आपको सेल्फ स्टडी से जाना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आता है, सर हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं सर बिना कोचिंग के मेरे से नहीं होता है। तो कोचिंग भी करनी होती है तो कहाँ से करनी होती है, कैसे करनी होती है, इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो मैं देना चाहूँगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्या आपकी स्कूलिंग कैसी हुई है, आपका कॉलेज एजुकेशन कैसा है, इस पर आपका डिपेंड करता है कि आप कोचिंग करना चाहोगे या सेल्फ स्टडी। देखिए दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। एक बच्चे हो सकते हैं जिनकी स्कूलिंग काफ़ी अच्छी हुई है, वो बचपन से पढ़ने में तेज़ रहें, उसके बाद कॉलेज एजुकेशन भी उनका काफ़ी अच्छा हुआ, उन्होंने BTech किया हुआ है या फिर नॉर्मल BSc भी किया हुआ, तो मैथ ऑनर्स से किया हुआ है, इंग्लिश ऑनर्स से किया हुआ, इस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी है अभी तक पढ़ाई में। तो उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए कोचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उन्होंने काफ़ी अच्छे से अभी तक पढ़ाई कर रखा है तो वो सेल्फ स्टडी से बड़े आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, और हर साल हज़ारों बच्चे सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। लेकिन दूसरे तरह के बच्चे होते हैं जिनकी स्कूलिंग उतनी खास नहीं हुई है, वो एवरेज बच्चे हैं, ठीक है। उनको ज़रूरत है कि कोई उनको सही से पढ़ा दे, उनका पहले का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। कॉलेज में भी उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए या फिर कॉलेज का सिस्टम ही ऐसा था कि उनको एजुकेशन अच्छे से नहीं मिल पाया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं समझ सकता हूँ। और तो उनके लिए मैं सबसे अच्छा सजेशन दूंगा कि आप कोई ना कोई कोचिंग ज़रूर पकड़ लीजिए। देखिए ऑनलाइन का एक ज़माना है, आजकल ऑनलाइन कोर्सेज काफ़ी सस्ते हो सके हैं, चीप और बेस्ट कोर्सेज आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन में। 2000 में 1000 में भी आपको अच्छे अच्छे टीचर्स के कोर्सेज मिल जाते हैं। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे उसमें ऑनलाइन का शुरू नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा प्रचलन ऑनलाइन का नहीं हुआ था, तो उस समय जो कोचिंग वाले फ़ीस चार्ज करते थे वो नॉर्मल कोचिंग भी 15 से 20 हज़ार रुपये फ़ीस चार्ज कर लेती थी तैयारी के नाम पे। और तैयारी का जो ये कराया जाता था, जो तैयारी का वो लेवल होता था वो काफ़ी बेकार होता था, काफ़ी नीचे लेवल का होता था, ठीक है। उसके बाद कोचिंग करने के बाद आपको सेल्फ स्टडी से ही पढ़ के आगे एग्जाम क्रैक करना पड़ता था। लेकिन अब के समय में क्या होगा कि बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं, जो इन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर रखा है, वो सारे अपना कोचिंग चला रहे हैं, वो अच्छे से गाइडलाइन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, कॉलेज एजुकेशन अच्छा नहीं है, आपको ज़रा सा भी अपने आप पर डाउट है कि नहीं आपको ज़रूरत है एक टीचर की, एक एजुकेटर की, तो आप कोचिंग ज़रूर कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो मेरा सजेशन रहेगा वो रहेगा कि आप सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग ना करें। आज देखिए सभी सब्जेक्ट की कोचिंग करने से आपका समय काफ़ी वेस्ट होगा, क्योंकि एक क्लास आपको कोई भी कोचिंग लेगा तो 1 घंटे से 2 घंटे का एक क्लास होगा, फिर आपको उसको नोट्स बनाना होगा, रिवीजन करना होगा, और सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको 4 से 5 पढ़ना है, ठीक है। 4 तो मॉड्यूल आपका होगा, उसके बाद आपको कंप्यूटर का भी पढ़ना है। तो अगर आप सारे कोचिंग का लोगे और उसके बाद सारा सिलेबस आप कोचिंग के थ्रू पढ़ना चाहोगे तो आपको मुझे लगता है कि कम से कम 2 साल सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में ही लग जाएंगे, सिर्फ एक पढ़ने में। उसके बाद कब आप प्रैक्टिस करोगे, कब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, कब आप किस साल एग्जाम में अपना अपीयर हो पाओगे, ये बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो कोचिंग कभी भी करनी चाहिए तो सभी की कोचिंग मत कीजिए, आप सिर्फ मैथ की कोचिंग कीजिए, ठीक है। मैथ का जो सिलेबस है थोड़ा सा टफ होता है, CGL के लिए मैथ का जो अपना पैटर्न है वो थोड़ा सा कैची है, तो आपको मैथ के लिए ज़रूर कोचिंग करना चाहिए अगर आपका अभी तक मैथ का उतना अच्छा लेवल नहीं है, ठीक है। तो मैथ के लिए आप कोचिंग कीजिए। बाकी रीजनिंग का जो 70 to 80% पोर्शन होता है ना, वो आपको प्रैक्टिस से अपने आप, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, और यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री में लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप यूट्यूब पर सिंपल जाके सर्च मारोगे कि रीजनिंग क्या आपको चाहिए, रीजनिंग SSC CGL, ठीक है, रीजनिंग फॉर SSC CGL। उसके बाद आप फिल्टर में लगा के प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, आपको बहुत सारे यूट्यूबर की वीडियो मिल जाएगी जो उन्होंने काफ़ी अच्छा समझाया हुआ है, ठीक है। पैटर्न आपको अच्छे से बताया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। एक मैं बताना चाहूँगा कि E1 कोचिंग सेंटर के एक कमल सर हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है आपको यूट्यूबर के कैसे आप एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, आप कैसे रीजनिंग के लिए अच्छे से तैयारी करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग आप वहाँ से भी देख सकते हो, और इसके अलावा भी बहुत सारे एजुकेटर की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप कोचिंग करना है तो सिर्फ मैथ की कोचिंग कीजिए। बाकी अगर मैं बताऊँ तो इंग्लिश, रीजनिंग और GS का जो पोर्शन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप आराम से ही कंप्लीट तैयारी कर जाओगे, लेकिन वो उसकी तैयारी सेल्फ स्टडी से की जा सकती है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप रीजनिंग, इंग्लिश और GS के लिए
आपको किसी एजुकेटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नहीं कि आपको उससे जाकर सिलेबस पढ़ना होगा। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस करने के लिए आप किन्हीं को फॉलो कर सकते हो, या फिर गाइडलाइन लेना चाहो तो आप गाइडलाइंस के लिए किसी टीचर को, एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो। लेकिन पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश और जीएस के लिए कोई अभी यूट्यूब पर ऐसा टीचर है, या फिर आपका कोई ऐसा टीचर ऑनलाइन अवेलेबल है जो आपको इतना अच्छे से पढ़ा रहा है। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने, बहुत कम ऐसे टीचर हैं जिन्होंने खुद एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है और उसके बाद वो आपको यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी पढ़ा रहे हैं। और जो पढ़ा भी रहे हैं, जो अदर टीचर हैं, मैं कहूँगा कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा समय ले रहे हैं, ठीक है, सिलेबस को कंप्लीट करने में, जिससे क्या होता है कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है और आपका एक बार एग्जाम अगर आपका छूट गया तो आपको फिर 1 से 2 साल तक आपको वेट करना पड़ जाएगा अपनी जॉब के लिए। तो मेरा सजेशन तो आपके लिए यही रहेगा कि आपका जो पोर्शन कमज़ोर है, मान लीजिए आपका रीजनिंग भी कमज़ोर है तो आप रीजनिंग के लिए कोचिंग ले लीजिए, मैथ के ले लीजिए। बाकी इंग्लिश, जीएस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए आप सेल्फ स्टडी से जाइए और किसी यूट्यूबर के, किसी एजुकेटर के गाइडलाइन में रह के आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैंने अपने चैनल पर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको बिल्कुल फ्री में, आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको पूरे ट्रिक्स के साथ, पूरे स्मार्ट ट्रिक्स के साथ, सुपर स्मार्ट ट्रिक्स के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको मैं डील करवाता हूँ। तो इस तरह से आप, जो आपको यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट मिल जा रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है, और वो आपको सही से गाइड भी कर देंगे। तो ये था आपके लिए मेरा सजेशन था कि आपको कोचिंग करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो आगे बात करेंगे हम लोग बुक्स और रिसोर्सेज के बारे में। तो देखिए, बुक्स और रिसोर्सेज, 2 तरह के पर्सन होंगे जो अभी मैंने देखा। एक तो है कि जो कोचिंग करेंगे, ठीक है, एक है आपके कोचिंग करने वाले, दूसरा है आपके वे बच्चे जो कोचिंग नहीं करेंगे, ठीक है, कोचिंग नहीं करेंगे। तो दोनों के लिए अलग अलग बुक्स और रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पहला जो मैं बता देता हूँ कि कोचिंग करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है उनके क्लास नोट्स, ठीक है। क्लास नोट्स जो आपको आपके एजुकेटर प्रोवाइड कराते हैं, इसके अलावा भी उन कुछ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराई जाती है। तो वो आपके सबसे पहले मटेरियल होते हैं, ठीक है। आपको अपने क्लास के साथ साथ क्लास नोट्स को कंप्लीट करना। जब आप क्लास कर रहे हो तो आप अदर कोई बुक मत उठाइए, आप क्लास नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कहाँ से करना है, इसके लिए आप कोई बुक ले सकते हो। किरण की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। किरण के अलावा आजकल पिनेकल की भी काफ़ी अच्छी बुक आ रही है। वहीं अगर आप मैथ और रीजनिंग के लिए देख रहे हो, देखिए किरण पब्लिकेशन और पिनेकल के लिए आप जीएस या फिर ये अपना इंग्लिश की बुक ले सकते हो, ठीक है। जीएस और इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए बुक ले सकते हो। लेकिन मैथ रीजनिंग के लिए आप उनकी बुक लेना जो कि किसी एजुकेटर के द्वारा, यानी कि जो यूट्यूब पर अच्छे एजुकेटर्स हैं उनके, उन्होंने जो किताब लॉन्च की, जैसे गगन प्रताप सर हो गए, ठीक है, आदित्य रंजन सर हो गए, इसके अलावा अभिनय शर्मा सर हो गए, ये सब जो टीचर्स जिन्होंने अपनी बुक भी लॉन्च कर रखी है, आप उनकी बुक लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको वहाँ उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। जो वो क्लास में सॉल्यूशन करवाते हैं वही सॉल्यूशन आपको बुक में मिल जाएगा। तो आपको फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसका आपको मतलब क्लास करने की, और आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कोचिंग करने वालों की। अब दूसरा बात करें कोचिंग नहीं करने वालों की, तो उनको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करने चाहिए। मैं तो सबसे पहले बोलूँगा कि आपका अगर तैयारी अच्छी है, आपका लेवल अच्छा है, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ही ले लो, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आप किरण पिनेकल की बुक ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। वहीं इसके अलावा अगर थोड़ा भी आपको डाउट होता है तो आप जो एजुकेटर्स हैं मैथ रीजनिंग के लिए उनकी बुक्स भी ले सकते हो। गगन प्रताप सर की बुक भी बहुत अच्छी है, 7500 क्वेश्चन सर की एक बुक है, वो भी आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको जो टीचर्स अच्छे लगते हैं उनके आप बुक ले लीजिए मैथ रीजनिंग के लिए। और बाकी अदर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने के लिए आप किरण या पिनेकल के साथ जा सकते हो, ठीक है। इसमें आपको अच्छा कलेक्शन मिल जाता है क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद जो आपको करना होता है, आपको ज़्यादा कोई भी बुक नहीं पढ़ना होता। इसके बाद आपको जो करना होता है वो होती है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस किसकी, तो अभी तक आपने देखा आपको क्लास करते समय शुरुआत में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लेने होते हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। इसके बाद जो आपको प्रैक्टिस करना होता है वो आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। उनके प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जितना ज़्यादा बार आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उनसे आप पूछोगे तो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 बार सॉल्व कर रखा है, ठीक है। उनको इतना ज़्यादा याद है कि उनको हर क्वेश्चन का आंसर याद है सॉल्यूशन करने से पहले, ठीक है। इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है, सर प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ करें, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कहाँ करें। देखिए जो मेजर सबसे अच्छा लगता है वो होता है इसके लिए,
वो है मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के कलेक्शन मिल जाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा मिल जाता है। इसके अलावा वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मिल जाता है, सेक्शनल वाइज मिल जाता है, मॉड्यूल वाइज मिल जाएगा, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके हर तरह के पैटर्न में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप टेक्स्ट बुक का पास परचेस करते हो तो आपको अदर एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी वहाँ मिल जाएगा। मान लीजिए आप सीजीएल के अलावा कुछ भी दे सकते हो, मान लीजिए आप बिहार के स्टूडेंट हो, बिहार एसएससी सीजीएल दे रहे हो, तो आपको उस टेक्स्ट बुक पास में वो इंक्लूडेड होता है, उसके प्रैक्टिस सेट्स भी। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट आपको उसी में इंक्लूडेड मिल जाएंगे, इवन कि यूपीएससी के एग्जाम प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे जो अच्छा लगता है वो टेक्स्ट बुक है। और इसके अलावा बहुत सारे हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न मतलब कुछ ना कुछ र्यूमर फैलता है, या फिर बच्चों का झुकाव हो जाता है अलग अलग अपना प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म की ओर। जैसे कि हमारे समय में ओनली बोर्ड का काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। ठीक है, ओनली बोर्ड है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है, आपके आसपास के बच्चे उससे तैयारी करें, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है वो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, रिसोर्सेज मिल जाता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म भी यूज़ करें तो साथ में आप टेक्स्ट बुक रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप PYCT लगा सकते हो, यानी कि प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट लगा सकते हो। PYST होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट होता है। इस तरह से आपको पूरा अच्छा तैयारी करने का माहौल मिल जाता है। ठीक है, तो ये थे बुक्स और रिसोर्सेज की बात। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो है कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का ठाना है, आपके मन में ये डिजायर उत्पन्न हो चुका है कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आपको सीजीएल का एग्ज़ाम की ही तैयारी करनी है और सीजीएल 2025 को ही देना है, तो आप ये बिल्कुल ये तैयारी कर लीजिए। आपको पहले अटैम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेना है। ठीक है, देखिए, अगर आप पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम को क्रैक करके निकल जाते हो तो बहुत अच्छा होता है। आपका आगे जो कैरियर अपॉर्चुनिटी होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप ग्रुप ए की सर्विस में बहुत जल्दी पहुंच जाओगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप फंस जाते हो ना, बच्चों को यहीं पर दिक्कत हो जाती है। जो नए बच्चे होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनको ये लगता है कि क्या हुआ, इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ तो अगली बार दे देंगे, फिर अगली बार दे देंगे। लेकिन बच्चों, मैं आपको ये बात बता देना चाहूँगा कि अगर बहुत मुश्किल होता है, अगर आप पहली बार में एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हो, उसके बाद आपका 2, 3 साल, 4 साल कब वेस्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप बहुत आपका इसका असर पड़ता है आपके आगे के कैरियर पर, आपके मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करो कि आप इस एग्ज़ाम के लिए आए हो तो आप पहली बार में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक करके इससे अपना पीछा छुड़ा लीजिए, फिर अपने लाइफ में अदर काम कीजिए। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं करने को लाइफ में, तो आप उसके बाद अपने अदर काम को, अपने अदर वर्क्स पर ध्यान दीजिए और पहले इस बार में एग्ज़ाम को क्रैक करके आराम से अपना बेड़ा पार कीजिए। ठीक है, और बात करें कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए अगर आप पहले बार में एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहे हो। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में कि जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस आप और भी जल्दी कंप्लीट करना होना चाहिए, यानी कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने में 1.5-2 साल का समय लग जाए। आपको सिलेबस जो एसएससी का है, मैं कहूँ अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो 6 से 8 महीने में आपको पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ आपको कंठस्थ हो जाए, सब कुछ याद हो जाए। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 6-8 महीने में इतना ज़्यादा कैसे पढ़ लेंगे। देखिए, सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है कि आप एक बार सारा कुछ देख लिया है, अपने सारा आपको टैक्टिक्स पता चल गया, आपको मैथ का सारा क्वेश्चन आपको ने एक बार बना लिया है, रीजनिंग का सब क्वेश्चन एक बार आपको सारा जो अभी आपका चैप्टर है आपने बना लिया है, जीएस और इंग्लिश के लिए भी आपने सारा जो बेसिक आपका जो थ्योरम है, बेसिक रूल्स हैं, जीएस में आपको जो क्वेश्चंस हैं, लूसेंट की बुक, स्टैटिक जीके के लिए या फिर कोई भी आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद। उसके बाद जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आप उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने 6 से 8 महीने में सिलेबस अपना कंप्लीट कर लीजिए। आप सिलेबस कंप्लीट करने के सफ़र में, यानी कि इसी समय में आपको पैरेलल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के चैप्टर टेस्ट को लगाते चलना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने आज एक सब्जेक्ट पढ़ा, मान लीजिए आपने मैथ में आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सब्जेक्ट पढ़ा। ठीक है, अनुपात और समानुपात का आपने आज टॉपिक पढ़ा है, तो आप जाके इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, तुरंत लगा लीजिए, जितनी जल्दी लगाइएगा आपका सिलेबस उतनी जल्दी कंप्लीट होगा। आप पहले अपनी जो कोचिंग की सीट होगी उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका शुरू से ही माइंडसेट डेवलप होगा, आपको पता चलते रहेगा कि जो एसएससी क्वेश्चन पूछती है वो कहाँ से पूछती है और कौन सा पोर्शन आपके लिए रेलिवेंट है और कौन सा इरेलीवेंट है। ठीक है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी क्या करते हैं, इरेलीवेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा पढ़ाने लगते हैं, बच्चों को डराने लगते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपको रेलिवेंट और इरेलीवेंट कंटेंट के बारे में एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंप्लीट सेट लगाइए।
बहुत सारे सेट अब अवेलेबल हैं, टेक्स्ट बुक पर आप जाकर देखोगे, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत सारे शिफ्टों में होता है। एक एग्ज़ाम की बात करें, मान लीजिए एग्जाम्पल कि सीजीएल ही आप देखिए, सीजीएल प्रीलिम्स आपका 40 से 45 शिफ्ट में कंप्लीट होगा, एमटीएस का पेपर। और जो आपको देखिए, एक और बात मैं बताना आपको भूल गया कि अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चन को लगाना है। आपको एसएससी जितनी भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, जीडी का एग्ज़ाम हो, स्टेनो का एग्ज़ाम हो, या फिर सीपीओ का एग्ज़ाम हो, या फिर सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपको इन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्योंकि एसएससी का जो सिलेबस है इसमें जो है लगभग 70 to 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये बात याद रखिएगा, ये मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूँ कि जो 70 to 80% क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बेस्ड होता है, वो इन्हीं एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं, ठीक है। तो आपको सारे एग्जाम्स का पेपर को सॉल्व करना होता है, और इन सारे एग्जाम्स का पेपर जब आप मिला दोगे तो बहुत सारे पेपर्स हो जाते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। और मैं प्रेफर करूँगा कि आप बुक ना परचेस करें, आप ऑनलाइन जाकर टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन कर लीजिए, चाहे टेक्स्ट बुक हो, ऑली बोर्ड हो, जहाँ पर आपको अच्छा सुविधा मिलता है, जहाँ पर आपको चीप एंड बेस्ट रिसोर्सेज मिल जाता है। तो आप वो उसमें आप शामिल हो जाइए और इनकी जम के प्रैक्टिस कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। देखिए, मॉक टेस्ट के बारे में लोगों का क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट सर कितनी लगाने चाहिए। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स के लिए जा रहे हो, यानी कि टियर 1 के लिए जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपका 50 से 100 आपका प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मिला के आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, ठीक है, 50 से 100। वहीं आप मेंस के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 50 तो सेट लगा के ही जाना है मेंस के लिए, ठीक है। मेंस के लिए कम से कम 50 सेट आपको लगा कर जाना है, ठीक है। इस तरह से आप अगर इस पैटर्न पे आप तैयारी करते हो कि आपने एक बार अच्छे से सिलेबस को पढ़ लिया है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में आप लगाते आए हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो जम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और मॉक टेस्ट की, तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ करता हूं कि आपका एग्ज़ाम पहले बार में ही क्रैक हो जाएगा। क्योंकि आप एसएससी के जो कोर आपका ये पैटर्न है उसको आप पकड़ लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी पहले बार में एग्ज़ाम क्रैक करने की। मैंने भी खुद पहले बार में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ था, तो मैं आपको ये अच्छे से बता सकता हूँ कि मैंने बिल्कुल कोर तैयारी की थी। बहुत सारे मेरे आसपास के दोस्त हैं जो काफ़ी हट के तैयारी करते थे, काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन की ओर जाते थे, लेकिन मेरी जो तैयारी थी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही घूमती थी। तो इसी प्रकार ही आप अपनी तैयारी को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही घुमाइए, और उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा जाकर आपको हट कर पढ़ना होता है। बाकी आपको इसके इतना पढ़ के ही आपको एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट कि देखिए, आपके लिए मैंने बताया था कि आपके लिए मैं एक सरप्राइज़ रखूँगा। सरप्राइज़ पैकेज आपके लिए देखिए ये है कि मैंने आपके लिए यहाँ पर मेरी करंट मंथ की सैलरी स्लिप आपके लिए शेयर की है, ठीक है। आपको जो इस पीडीएफ में मिल जाएगी, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस पीडीएफ को देख सकते हो। जो बातें मैंने आपके लिए लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो देख लिया फिर किसी और की वीडियो देखने चले जाए, फिर किसी और की वीडियो देखिए, इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। आप किसी एक की वीडियो देखिए और उसको सही मानकर, जो आपका क्योंकि जो आपको बता रहे हैं वो उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक किया है, उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो उनको सही मानकर आप अपने तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो ही देखते रहिए। बाकी आपके मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं, ये मेरी सैलरी स्लिप है। जब आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम करके 4600 ग्रेड पे की पोस्ट पर, जो कि एक टॉप की पोस्ट होती है, उस पर ज्वाइन करते हो, तो आपको जो अभी करंट सैलरी देखिए मिल रही, जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 88,560 रुपये, यानी कि लगभग 90,000 के आसपास आपको अभी ग्रॉस सैलरी मिली है। जो आपकी नेट पे होगी वो देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स भी आपका 4,000 रुपये डिडक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको जो पेंशन स्कीम है उसमें आपको यहाँ पर लगभग 7,000 रुपये मेरे डिडक्ट किए जा रहे हैं। तो ये सब जो आपको टोटल गवर्नमेंट रिकवरी, यानी कि लगभग 12,000 रुपये गवर्नमेंट रिकवरी के बाद आपको जो इन हैंड सैलरी वो मिल रही है वो 76,760 रुपये मिल रही है, यानी कि लगभग आप 77,000 रुपये सैलरी आपको इन हैंड अभी मिल रही है। यानी जब आप ज्वाइन करोगे तो ये सैलरी आपकी जो होगी 20,000 के प्लस चली गई होगी, ठीक है। और जो हम लोग तैयारी करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, वो इसी के लिए करते हैं कि एक अच्छी खासी सैलरी हमें मिले। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं आपको गवर्नमेंट जॉब में, जैसे आपको सीजीएचएस की सुविधा मिलती है, यानी कि आप अपना और अपनी फैमिली के किसी भी डिपेंडेंट मेम्बर्स का फ्री में इलाज करा सकते हो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में। इसके अलावा आपको साल में एक बार एचटीसी या एलटीसी पैकेज दिया जाता है, जिसमें आप अपने घर जा सकते हो या फिर कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, बोनस दिया जाता है आपको साल में एक बार, ठीक है। वहीं आपको मार्च के महीने में, मार्च या अप्रैल के महीने में आपको ऑनरेरियम दिया जाता है अच्छा काम करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे आपको पर्क्स दिए जाते हैं, ठीक है। और इसका
PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप जाकर वहाँ पे देख लीजिए। वहीं अगर आप 4800 ग्रेड पे की पोस्ट ज्वाइन कर लेते हो तो आपको आपकी सैलरी इससे भी कहीं ज़्यादा होगी। आपकी सैलरी इसमें अगर आप 5000 ऐड कर दीजिएगा तो आपकी सैलरी ग्रॉस में या फिर नेट पे में आपको 5000 लगभग एक्स्ट्रा सैलरी 4800 ग्रेड पे मिलेगी, जो कि आपके AA की पोस्ट में आपको दी जाती है, ठीक है। और ये गैजेटेड पोस्ट होता है। तो ये सब बातें थी। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पर कुछ कमी रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कहीं कुछ गलती हो गई होगी, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो वो भी आप हमें बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए यही हमारे लिए हमारा अप्रिसिएशन होगा कि हमने आपके लिए इतना मेहनत किया, और अप्रिसिएशन में आपके जो लाइक्स होते हैं और जो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं वही हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो देखिए इस चैनल पे आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको PDF नहीं दे रखा है, ये इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये लिंक खुल जाएगा। मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है, GK PYQ सीरीज, जिसमें आपको जो SSC की एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो CGL का एग्जाम हो, CHSL का एग्जाम हो, MTS GD स्टेनो CPO, कोई भी एग्जाम के रिसेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से मैं डिस्कस कराते हुए जा रहा हूँ GK PYQ, जिसके 8 लेक्चर्स अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, JK फोक डांस, आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अब SSC के एग्जाम में पूछा जा रहा है, जिसमें फोक डांस आते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, और जो आपके शास्त्रीय नृत्य से जुड़े कलाकार होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इन पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ वीडियोज बनाकर दिया हुआ है कि कैसे आप ट्रिक्स के साथ, अच्छे प्रैक्टिकल ट्रिक्स के साथ, जिसको आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, उन ट्रिक्स के साथ मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया हुआ है। आप जाकर चाहो तो इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। वहीं मैंने आपको GK GS के लिए, ठीक है, इंग्लिश के लिए और करेंट अफेयर के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी कि आप कम समय में कैसे अच्छे स्ट्रैटेजी को अपनाकर अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हो और कम समय में आप जल्दी से जल्दी अपना तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी का वीडियो का लिंक दिया हो, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।